Let's continue the video, students. We are going to study about the compounds. Okay, हम compound के बारे में डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, जो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. Now let's continue from this topic. Compounds. तो हमने क्या देखा था? Compounds are made by the two or more atoms which are chemically combined together in a fixed ratio by their मास. वो अपने मास के फिक्स रेशियो में एक दूसरे के साथ जुड़ के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. और हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड्स को हमें फिज़िकली अपन उसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं. और इसके अलावा क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बने हैं, यानी कि जिन एटम से मिलके बने हुए हैं, ये उन एटम से इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल, अगर वाटर बना हुआ है, let's take the example of water. The water is made by the one atom of oxygen and two atom of hydrogen. The formula of water is H2O. H2O क्या है? वाटर का फॉर्मूला, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है. ओके, अगर सेपरेटली हम इनके बारे में बोलें तो हाइड्रोजन एक क्या है, इट्स ए बर्निंग गैस है ना. एज ए फ्यूल इसको यूज़ में लिया जाता है और ये क्या है, एक बर्निंग गैस है. एंड यू ऑल नो अबाउट द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज हेल्पफुल इन द बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस, है ना. तो ये सब्सटेंस को जलाने में, मीन्स हाइड्रोजन खुद बर्न होती है और ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करती है. तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए था, इन दोनों से मिलके क्या लग जानी चाहिए थी, फायर लग जानी चाहिए थी, आग लग जानी चाहिए थी, है ना. लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब ये एक फिक्स रेशियो में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में मिलके जो फॉर्मूला जो बनाते हैं वाटर का, वो एक फिक्स रेशियो में आपस में मिलते हैं. द रेशियो ऑफ देयर मास इज 1:8. कैसे? हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1. कितने एटम है, 2. ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16. सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2:16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. तो दिस आर मेड बाय द फिक्स रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज 1:8. ये फिक्स रहेंगे. तो इसी रेशियो में अगर ये जुड़ते हैं तो अब वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट हो गई. मीन्स हम ये कह सकते हैं कंपाउंड्स आर made by the bonding, chemical bonding of the two or more atom, and which have the different property from its constituent by these which they are made. जिनसे ये मिलके बने हुए होते हैं, उनसे बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाएगी. तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड. क्लियर है? अब देखो, कंपाउंड आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 फॉर्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक अपन किसको बोलते हैं, विच वी गेट फ्रॉम द ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, है ना, जो हमें लिविंग से मिलते हैं. जो हमें लिविंग्स में कौन होंगे, प्लांट्स और एनिमल्स होंगे. तो जो हमें लिविंग से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग्स एंड इनऑर्गेनिक आर मेड बाय मैन, और यू कैन गेट फ्रॉम द नॉन लिविंग्स. जो हमें नॉन लिविंग से मिलेंगे उनको हम क्या कह देंगे, जैसे हमारे पास ये पेन है, चौक है, मार्बल है, दिस ऑल आर द स्टोन है, ये ऑल आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए. और हमारे पास जो मार्बल है अपने आप में एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो क्या है, एक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे जो अपने को जैसे कुछ टाइप के अपने को एसिड्स मिल जाते हैं, जो नेचुरली जो फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक सिंथेसाइज हो गया. तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर हम जब स्टडी करते हैं तो जैसे अपने वाटर है, प्रोटीन्स है, जो मतलब वाटर भी अपने को किससे से मिल जाता है, लिविंग से अगर मिल रहा है तो वो क्या है, किस में आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा. प्रोटीन्स अगर मिल रहे हैं अपने को तो प्रोटीन्स किस में आ गए, लिविंग प्लांट से मिल रहे हैं अपने को. ठीक है, ऐसे जो चीज़ें अपने को किससे मिल रही हैं, लिविंग से मिल रही है, वो कहलाएगी हमारे पास क्या, ऑर्गेनिक. और जो नॉन लिविंग से मिल रही है वो कहलाएगी इनऑर्गेनिक. तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन हो गया. अब यहाँ तक का ही क्लासिफिकेशन. अच्छा, एलिमेंट्स आर मेड बाय द 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच आर द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. ओके,
Metals are they are the, you all know about the metals. Metals are the substance which are made by losing the electron and convert into positive particles are called the metals. पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं. जो अपन जनरली हम स्टडी करते हैं मेटल्स के बारे में, हम बात करें आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. ये सारे मेटल्स कहलाएंगे. नॉन मेटल्स वो होते हैं दे टेक द इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव पार्टिकल्स आर नोन एज द नॉन मेटल. जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सारे नॉन मेटल में आएंगे. और जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर नोन टू बी द मेटेलॉइड्स. उनको हम किस में स्टडी करते हैं? मेटेलॉइड्स में स्टडी करते हैं. तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स, जिनके बारे में हम स्टडी कर भी चुके हैं. फिर से मैं आपको बता देती हूँ. तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मिक्सचर की बात कर रहे हैं. मिक्सचर में हमने क्या देखा था? व्हाट आई हैव सेड दैट मिक्सचर आर मेड बाय द two or more components which it's not necessary that they are combined chemically with a fixed ratio. किसी भी क्वांटिटी, इन एनी क्वांटिटी, है ना, विदाउट मेजरिंग, किसी भी क्वांटिटी में आपने 2-3 चीज़ें ली, वो आपस में मिक्स कर रखी हैं, तो वो किस में आ जाएंगी? वो हमारी किस में आती हैं? मिक्सचर के अंदर आती हैं. तो ये कहलाया हमारे पास मिक्सचर. अब मिक्सचर कितने तरह के होते हैं देखना जरा. मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपस में इस तरह से मिक्स हो जाएं कि वो दिखाई नहीं दे, एक दूसरे के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, एक दूसरे के अंदर, ये कह सकते हो आप कि मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर. तो उनको हम किस में स्टडी करते हैं? उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर स्टडी करते हैं. और हेट्रोजीनियस में वो जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या जिसके अंदर अपन ये वो बोल सकते हैं कि जिसके अंदर सब्सटेंस हैं वो दिखाई देते हैं अपने को, और इजीली उनको फिजिकल मेथड से अपन छान वान के उसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं. तो वो कहलाते हैं हमारे पास हेट्रोजीनियस कहलाते हैं. ठीक है. तो हेट्रोजीनियस में कुछ पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते. जैसे अपन ने क्या लिया? वाटर लिया, उसके अंदर अपन क्या डाल रहे हैं? सोइल वगैरह डाल रहे हैं ना, मिट्टी अपन ने डाल दी उसमें, और अपन उसको क्या कर रहे हैं? स्टायर कर रहे हैं. आफ्टर सम टाइम we leave it undisturbed for some time. After some time when we see, I'll see that some particles are settled down at the bottom and some are remaining, some the light particles are float on the surface, and you can see the different layer in that कंटेनर, है ना. कोई भी अपन उसमें लिया तो अलग अलग हमें वाटर की, मडी वाटर की, हमारे पास लाइट पार्टिकल्स की, इनकी सबकी हमें डिफरेंट लेयर है वो पता चल जाती हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, पार्टिकल्स थे इसके, वो पूरी तरह से उसके अंदर मर्ज नहीं हो रहे, यानी कि उनको सेपरेट आउट किया जा सकता है इजीली फिजिकल मेथड से. तो वो कहलाए हेट्रोजीनियस. तो हम वो हेट्रोजीनियस के अंदर स्टडी करेंगे. अब जो हमारे होमोजीनियस है उसमें हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं पर ट्रू सॉल्यूशन, मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है. सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो पूरी तरह से अपने को पता है. सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं. ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए? पूरी तरह से मर्ज हो जाए, एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. फिल्टर पेपर में भी वो रुकते नहीं हैं, सारे के सारे एक साथ नीचे आ जाते हैं. तो उनको हम किस में स्टडी करते हैं? उनको हम ट्रू सॉल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं. तो वो किस में कहलाएंगे? इसमें होमोजीनियस में आते हैं. सॉल्यूशन मतलब जो एग्जांपल है वो किसका है? होमोजीनियस का है. सस्पेंशन और कोलोइड, इसके अंदर क्या होता है? सोल्यूट जो पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट में उनके पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है. ठीक है. और वो सॉल्वेंट में न्यूड आई से तो हम उनको भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनको अगर अपन फिल्टर पेपर में से निकालेंगे तो ऑब्वियसली अगर छोटे साइज़ का है, जिसमें फिल्टर पेपर के जो, या कह सकते हैं जो उसमें छेद जो होते हैं या जो स्पेस उसमें से वो रुक जाते हैं ना, ऊपर रह जाते हैं, यानी उनको छाना जा सकता है. तो वो किस में आएंगे? सस्पेंशन में आएंगे. सस्पेंशन और कोलोइड. हालांकि सस्पेंशन जो होता है ना, वो लगेगा ऐसा,
लगता तो वो ऐसा ही है कि वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन वो ट्रू नहीं होता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर हम इसको इनकी प्रॉपर्टी हम वैसे भी लिख चुके हैं, और अगर हम इनके बारे में बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज अ सॉल्यूशन, है ना, कह सकते हैं, हैज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट एंड द सोल्यूट द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, जिसमें सोल्यूट जो होता है उसका अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो, और सोल्यूट जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, कम होता है। तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं। So particles of the small size and do not scatter a beam of light passing through the solution. The particle of size is very very small through which the light cannot be pass. जिसमें से अगर आप इतने छोटे होते हैं, आपस में इस तरह से मर्ज हो जाते हैं कि अगर लाइट उसमें डाली जाए या बीम ऑफ लाइट उसमें से डालते हैं तो वो पूरी तरह से उसमें से पास नहीं होती है या निकलती नहीं है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब लाइट पास नहीं होती है पार्टिकल्स में से, तो ये क्या कह रहा है, किसका एग्जांपल है, ये सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और हम क्या कह सकते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं ना, जो अपन ने पहले भी पढ़ा था। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, और इतने छोटे होते हैं, फिल्टर पेपर भी अगर लगाएंगे तो दोनों ही छनके क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। मीन्स उनको फिल्ट्रेशन पे भी अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, अगर अपन सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को अगर निकालना चाहें तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जो सोल्यूट की अमाउंट जितनी भी है हमारे पास दी हुई है, ग्राम्स में है, मिलीग्राम्स में, जो भी है, उसको अपन किससे करते हैं, सॉल्यूशन से डिवाइड कर दे, सॉरी सॉल्वेंट से, सॉल्यूशन से पूरे से डिवाइड कर देते हैं। तो अब जब अपन उसको सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी परसेंटेज आ जाएगी। या तो अगर हम पर्टिकुलरली इसमें निकालें, सॉल्वेंट हमारे पास दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट में से अपन क्या कर दें, सॉल्यूट को सेपरेट कर लें, तो उसको डिवाइड करते हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द 100। यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर अपन निकालना चाहें तो अपन कैसे निकालेंगे इसका, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो मास है उसको अपन किससे कर दें, सॉल्यूशन से डिवाइड कर दें, जितने भी अमाउंट में है, और उसको मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की निकल के आ जाती है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है जो अपन ने इसमें चैप्टर में किए थे, तो हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद जो सॉल्यूशन होता है वो भी 3 तरह का होता है। एक तो सॉलिड सॉल्यूशन, जो सॉलिड सॉलिड से मिलके बने, एक लिक्विड लिक्विड से मिलके बने, एक गैस गैस से मिलके बने, है ना, या फिर ये एक्सचेंज होके भी बन सकते हैं। तो अपन इनको अलग अलग इसमें फर्दर स्टडी करेंगे चैप्टर में ही, कि सॉलिड और सॉलिड से मिलके, जैसे एलॉयज की अगर हम बात करें, एलॉयज आर द टाइप एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, वो एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का, मीन्स उसमें सॉलिड पार्टिकल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हैं, होमोजीनियसली या होमोजीनियस फॉर्म में है वो, लेकिन वो दोनों ही क्या है, सॉलिड है, एक दूसरे के अंदर मर्ज है। तो एलॉयज आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह का क्या हो जाता है, एग्जांपल हो जाता है। ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, शुगर, यू डिसॉल्व द शुगर इन द वाटर, आफ्टर सम टाइम यू सी दैट यू आर नॉट एबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ शुगर इन दैट water, so it does not contain, they are distributed completely into the होल सॉल्यूशन, तो वो उसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गैसेस सॉल्यूशन की बात करें, एयर, या कह सकते हैं अपन ये जो गैसेस होती हैं वो एयर के अंदर हैं, वो क्या है, पूरी तरह से मिक्स हो रखी हैं, उसको होमोजीनियसली अपन बोल सकते हैं। द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द एयर, सो यू कैन से दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास। अब हम बात करें किसकी, हेट्रोजीनियस की। तो हेट्रोजीनियस में अपन ने 2 देखे हैं एग्जाम्पल, एक तो हमारे पास क्या है सस्पेंशन, और दूसरा क्या है हमारे पास कोलोइड। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन
लिक्विड, जिसमें सॉलिड जो होता है या सोल्यूट है वो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड है, लेकिन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, लेकिन जिसको उसमें पार्टिकल का साइज जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है. सो यू कैन सी विद द नेक्ड आइज एंड यू कैन से द पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. अगर हम एक बीम ऑफ लाइट उसमें से डालते हैं तो पार्टिकल का साइज हो गया तो ऑब्वियसली उनके बीच में गैप रह गया, तो बीम ऑफ लाइट डालेंगे, इट कैन बी पास फ्रॉम देम, तो उसमें से पास हो जाएगी, है ना. तो दे शो द टिंडल इफेक्ट, तो हम बता सकते हैं ये शो करते हैं. कोलॉइड की बात करते हैं तो कोलॉइड आर द हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड. इसमें पूरी तरह से स्प्रेड रहते हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूशन से थोड़ा सा साइज जो होता है पार्टिकल्स का वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज की वजह से उसको हेट्रोजीनियस में रखा गया है कि उनको अपन क्या कर सकते हैं, बीम ऑफ लाइट अगर उसमें से डालेंगे तो ऑब्वियसली वो भी क्या करेंगे, उसमें से पास हो जाती है. तो उससे लिटिल बिट बड़ा होता है, यानी कि उन दोनों के बीच का रहता है सस्पेंशन और कोलॉइड, इसका अपन बता सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन का. तो इसमें लगेगा वो हमें होमोजीनियस, लेकिन होमोजीनियस नहीं होता है, हेट्रोजीनियस होता है. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है. तो दिस इज अबाउट द पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज बट बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द कोलॉइड, लेकिन उसमें से पास हो सकती है, ये बता सकते हैं अपन, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकली क्लासिफिकेशन. अगर अपन इसमें देखते हैं तो ये इसका फ्लो चार्ट का कुछ पार्ट था. द रिमेनिंग पार्ट इज दैट, बचा हुआ पार्ट हम यहाँ पे करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं. जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो भी दिया हुआ है, उनका सेपरेशन जो मेथड है या टेक्निक्स हैं वो हम कौन कौन सी होती हैं. तो सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर. मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अपन कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ में ले सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. तो जो पहला है सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड. अगर हमारे पास दो लिक्विड है और वो कैसे हैं, मिसिबल फॉर्म में है ना, सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड, तो दोनों एक दूसरे में मिसिबल हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रखे हैं, उनको दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो हम करेंगे उसमें कौन सा, डिस्टिलेशन, और दूसरा हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो एक हमारे पास हो गया डिस्टिलेशन, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना. तो दो हमारे पास हो जाते हैं, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब हम अगर बात करें सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड, तो इमिसिबल लिक्विड के लिए जो अपन एपरेटस यूज में लेते हैं हम उसकी बात करते हैं, है ना, इमिसिबल लिक्विड. तो इमिसिबल लिक्विड के लिए जो मेथड यूज में लेते हैं, या अपन कह सकते हैं इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं जिसको बोलते हैं अपन सेपरेटिंग फनल, है ना. सेपरेटिंग फनल ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, जिसमें यहाँ पे क्या लगा रहता है, स्टॉप कॉक लगा रहता है, यहाँ पे ये ट्यूब होती है, और इसमें अपन इमिसिबल डालेंगे तो जो लाइट होगा वो ऊपर रहेगा और जो हैवी रहेगा वो नीचे. तो ड्रॉप बाई ड्रॉप अपन एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे. जब लास्ट ड्रॉप आएगी तो हम उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे. स्टॉपर लगा हुआ रहता है यहाँ पे. तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल. तो ऑयल अगर होता है हमारे पास में, या ऑयल के साथ ऑयल वाटर होता है जो ऊपर तैरता रहता है, उसको सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ में लेते हैं इमिसिबल लिक्विड्स के लिए. तो द डिवाइस विच इज़ यूज टू सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड इज नोन एज द सेपरेटिंग फनल, उसको अपन सेपरेटिंग फनल बोलेंगे. इसके बाद हम देखते हैं सेपरेटिंग गैसेस फ्रॉम द एयर. अगर गैसेस को अपने को सेपरेट करना है तो उसको कैसे करेंगे अपन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, लो टेम्परेचर करेंगे, उसको लिक्विफाई करेंगे. लिक्विफाई करके उसको उस स्टेट में लेके आएंगे जब वो क्या हो जाए, अपने जो या फ्रीजिंग पॉइंट में अपन कह सकते हैं कि उसको लिक्विफाई स्टेट में लाके, और फिर हम जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिक्विड्स का करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, उस पर हम उसको क्या कर लेंगे, जैसे वो वेपरेट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे. तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम इसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, टू और मोर जो मिसिबल लिक्विड्स हैं,
हैविंग डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसके लिए क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 25 केल्विन लेस देन विच हैव द बॉइलिंग पॉइंट लेस देन द 25 केल्विन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में स्पेशली, ताकि डिस्टिलेशन में टेम्परेचर और भी हायर टेम्परेचर पे भी हो सकता है। इसमें 25 से कम वाले जो होते हैं उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है, उसको यूज़ में लिया जाता है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ में लेते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीज करके वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम एंड गैसेस सेपरेट ऑन द डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। वही उसी फेज़ में लाना पड़ेगा, पहले उसको टेम्परेचर कम करके उसका प्रेशर उनके ऊपर बढ़ा के पहले उसको लिक्विफाई करो और वापस उनको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसा अपन ने देखा था लेस देन 25 जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके साथ ऐसा होता है। ओब्वियसली गैसेस में हो जाएगा, तो गैसेस को इस तरह से अलग अलग उस पर वेपोरेट करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात किसकी, गैसेस की। उसके बाद आता है सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। ओब्वियसली हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड को सेपरेट करने के लिए लिक्विड में से, तो लिक्विड में से इजीली हो जाता है। हम उसको क्या कर लेते हैं, एक तो तुम्हारे पास टेक्निक है कि हम क्या कर लें, फिल्ट्रेशन कर ले, उसको छान ले। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर हमारे पास सॉलिड्स आ जाएंगे और जो लिक्विड है वो छन के नीचे आ जाएगा, तो सेपरेट हो गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, वेपोरेशन। तो जो अपने पास लिक्विड और सॉलिड आपस में मिक्स है उसको क्या करेंगे अपन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। व्हेन इट स्टार्ट टू बॉईल द लिक्विड विल वेपोरेट्स and the remaining which we get in the container as liquid solid is there। तो अपने पास क्या होगा, जो लिक्विड है इट विल वेपोरेट एंड दे गोन आउट इन अ फॉर्म ऑफ वेपर एंड वी गेट द रिमेनिंग दैट इज़ द सॉलिड। तो सॉलिड हमारे पास इस मेथड से अपने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किसके लिए आता है, डेंसर पार्टिकल्स आर forced to the bottom at the lighter particle stay at the top when spun rapidly। अगर हम किसी अपने पास इस कोलोइड फॉर्म में ही अपन मान सकते हैं, जैसे हमारे पास बटर मिल्क होता है या बटर निकालते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अपन उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूग नाम की एक डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है, लेबोरेटरी में इस तरह का जो सेपरेट करने के लिए, प्रेसिपिटेट को अलग करने के लिए, सॉलिड को अलग करने के लिए हम कह सकते हैं उसके अंदर अलग अलग कॉलम्स होते हैं जिसमें टेस्ट ट्यूब रहती है, उसमें सॉल्यूशन डाल के अपन रख देते हैं ना, उसको घुमाया जाता है। वो इतना स्पीडली घूमता है कि उसके अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल लाइटर पार्टिकल हैं, वो तो क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, टॉप में आ जाएंगे, और हैवियर हैं वो बॉटम में नीचे बैठ जाएंगे। फिर हम उसको जब वो रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तब हम उनको क्या कर लेंगे, अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं फिल्टर करके। तो ये कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके लिए जो डिवाइस यूज़ में ले जाती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द these are the some techniques which we are using to separate these type of particles। या अपन कह सकते हैं ये जो एक दूसरे के अंदर जो मिक्सचर है या लिक्विड है किसी में, या गैसेस फॉर्म में है, या हम ये बोल सकते हैं जो इमिसिबल हैं, पूरी तरह से मिक्स ही नहीं हो रहे हैं फिर भी उनको डाला गया है, या मिक्सिबल या मिसिबल जिसको बोल देते हैं अपन, एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हैं, तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। सो दीज आर द सम मेथड्स एंड टेक्निक विच वी आर यूज टू सेपरेट आउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके अलावा अगर सॉलिड्स हमारे पास हैं तो सॉलिड को सेपरेट करने के लिए एक जो मेथड है अपन यूज़ में लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में अपन ने क्या देखा था, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, जो भी सब्सटेंस है, उसको क्या करेंगे अपन, प्योर सॉलिड को सेपरेट करने के लिए, प्योर सॉलिड सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एज क्रिस्टलाइसिस, है ना, एज क्रिस्टल्स यूज टू प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसको एक टेम्परेचर पे अपन क्या करेंगे, उसको बहुत गर्म करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। जैसे ही वो धीरे धीरे ठंडा होगा, जब ठंडा होने के बाद उसके अंदर कुछ अमाउंट है, कुछ ड्रॉप है, अपन उसकी क्या डाल देंगे, एसिड की डाल देंगे। जब हमें सॉल्ट्स वगैरह में प्योर क्रिस्टल फाइंड करने के लिए ये मेथड यूज़ में लिया जाता है। तो क्रिस्टल को सेपरेट आउट करने के लिए
प्योर क्रिस्टल्स लेने के लिए सॉल्यूशन में, क्रिस्टल सॉल्यूशन में, सोल्ट सॉल्यूशन में से, तो हम क्या करेंगे उसको अपन उनको मिक्स कर देते हैं। पहले तो उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन बनाने के बाद कुछ ड्रॉप हम उसमें एसिड की डाल देते हैं, है ना। तो कंसनट्रेट एसिड, कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम उसको कूल होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख देते हैं। जब वो धीरे धीरे कूल होता है तो उसमें जो प्योर टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल्स के, जो भी होंगे, ये क्रिस्टल्स होंगे उसके, वो क्या होंगे, धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। उसमें निडल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा कि कुछ शार्प है, जैसे अपने कोई भी है ना ग्लास टूट जाता है तो उसके फाइन पार्टिकल नुकीले से इस तरह से वो सेटल होगा। और अगर उसको और अच्छे से देखना है तो हम उसको क्या करेंगे, आइस कूल वाटर के अंदर उसको रख देंगे तो और जल्दी हमें वो क्रिस्टल्स हैं वो साफ साफ दिखाई देंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द प्योर क्रिस्टल फ्रॉम द सोल्ट सॉल्यूशन। सोल्ट में से अपन प्योर क्रिस्टल लेने के लिए ये मेथड यूज़ में लेते हैं। इसके बाद आता है क्रोमेटोग्राफी। वैसे तो क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे मेथड हैं हमारे, अभी इसमें सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे हमारे पास डाइज वगैरह होती है, इंक वगैरह होती है, उसके लिए एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है। उस पेपर के ऊपर अपन क्या करेंगे, उसमें पानी मिला के, उसके डाइज हैं अपने पास, ब्लैक है, ब्लू है, रेड कलर की अपन इंक या डाइज आती हैं, ये अपन मार्कर में यूज़ में लेते हैं, ये सारे कलर के। तो ये एक सिंगल कलर नहीं होता है, इट इज़ मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर डाइज इनटू इट। उसमें अलग अलग डाइज होती हैं, तो उनका कैसे पता चलेगा, वो दिखने में तो अपने को वैसी ही लग रही है, ब्लैक की लग रही है, रेड रेड दिख रही है, तो वो कैसे, किससे मिलके बना, कौन कौन से कलर हैं उसमें, उन कलर को सेपरेट आउट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी पेपर है, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, और जगह जगह पे उनके डॉट लगा देंगे, जिससे जो भी कलर है हमारे पास, अपन मार्कर से, ब्लैक मार्कर से, रेड में जो भी अपन है वो लगा दिया, जिससे अपन कलर सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं। और फिर उसको क्या करेंगे, उस पेपर को किसी भी हार्डबोर्ड पे बांध के और एक कंटेनर में पानी डाल के उसमें रख देंगे, इतना कि वो जहाँ पे डॉट लगाया है वो उसके अंदर डिप नहीं हो, उससे थोड़ा सा नीचे तक, है ना, छोड़ देंगे। धीरे धीरे जो पानी है वो ऊपर कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ना शुरू होएगा और उसमें से जो कलर्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो अलग अलग कलर हैं उसमें सेपरेट हो जाएंगे, ये कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सोल्यूट दैट आर डिजोल्व इन द सेम सॉल्यूशन सेपरेट एट अ डिफरेंट हाइट्स ऑफ द मीडियम। जो तो इस तरह से उसको, और ये मेडिकल में भी यूज़ में लिया जाता है। जैसे ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं लोग, तो क्रोमेटोग्राफी से उसका पता लगा लेते हैं। तो ब्लड से ड्रग को सेपरेट करने के लिए किस टाइप की ड्रग है, कैसे, तो ये डॉक्टर्स या मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी ये यूज़ में लिया जाता है। तो ये कहलाई क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद आता है हम बात करें, वो है हमारे पास क्या, सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन से भी सॉलिड को सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं, ऑब्वियसली सब्लिमेशन में क्या करते हैं, अपने को पता है, गैसेस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड एंड सॉलिड कैन चेंज इनटू गैसेस फॉर्म। तो इसके लिए क्या होगा, जो सबलाइम सब्सटेंस जो होगा, सबलाइम सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट विच इज़ देन कूल टू द सॉलिड स्टेट। हमारे पास अगर सॉलिड है तो पहले अपन उसको गर्म करेंगे, इट स्टार्ट टू वेपोरेट एंड कन्वर्ट इनटू गैसेस फॉर्म। डायरेक्टली वो किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और जब वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है तो गैसेस फॉर्म में चेंज होने के बाद उसको अगर हम कूल करते हैं तो अगेन वी कैन गेट इनटू द सॉलिड फॉर्म। तो ये प्रोसेस तो कहलाएगा सब्लिमेशन। और अपन ये कह सकते हैं द मटेरियल और जो थिंग्स जो भी अपन ने यूज़ में लिया, फॉर एग्जांपल वो कहलाएंगे सबलाइम सब्सटेंस जो अपन ने यूज़ में लिया। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, है ना, ये अपन ने देखे। तो अमोनियम क्लोराइड में क्या करेंगे, अपन ने पहले भी देखा है कि एक्टिविटी में मैंने बताया था, ये अपन ने चाइना जो भी है बाउल ले लिया अपन ने, और पोर्सिलिन की प्याली भी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड डाला हुआ है, ये सोल्ट है अमोनियम क्लोराइड, ये डाल दिया। और इसके ऊपर अपन एक फनल को उल्टा रख देंगे, ऊपर से इसको कवर कर देंगे कॉटन से, ताकि ये इसमें से कोई भी वेपर है वो बाहर नहीं निकले। जैसे ही हम इसको क्या देंगे, हीट देंगे, इट स्टार्ट टू वेपोरेट एंड देयर इज़ नो स्पेस टू गोज आउटसाइड। तो बाहर जाने के लिए जगह नहीं है, तो ये क्या होंगे, यहीं पे इसके किनारे किनारे पे इकट्ठी होकर वापस यहीं से टर्न कर जाएगी, यहीं इकट्ठी हो जाएगी। एंड देन वी
ब्लोन ऑफ या पुट ऑफ द फायर, जैसे ही अपन इसको हटा लेंगे तो क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके ये जो वेपर बनती थी वापस उसी फॉर्म में, यानी कि अपने को जिस फॉर्म में लिया था वो यहाँ था, और वो वेपोरेशन के बाद में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब हमें ये फनल के किनारे पे सॉलिड फॉर्म में, इसको अपन उंगली से लगा के देखेंगे तो अपने को वाइट पाउडर है वो मिल जाएगा पाउडरी फॉर्म में। तो इससे क्या होता है ये पता चल रहा है, इट्स ए सबलाइम सब्सटेंस विच कन्वर्ट बाई taking the temperature by the heat, it start to evaporate and convert into gases form। पहले वो gases में हो गया, when it cool down it again convert into the that solid form। So this process is known as the sublimation process। These all are the points which are given in this topic, in this chapter। I hope you all understand and recall the all the points which are given there, and through this chapter I have tried to finish the all the points which are given in the chapter, and if you have any type of problem we will discuss in the June classes। If you have any type of problem related to these topics of chapter, we can discuss in the our live class। Okay, thank you।